हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत की। तो आधुनिक भारत की ये पहली ही वीडियो है जिसमें हम देखेंगे भारत में यूरोपियों का आगमन। तो मैंने इस वीडियो में बहुत ही बारीकी से एक्सप्लेन किया है जिससे कि आप बोर ना हो और समझ में आसानी से आ जाए। ये वीडियो आपके द्वारा दिए गए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मध्यकाल में यानी कि मेडिएवल पीरियड में भारत को पश्चिमी देशों से जोड़ने वाले दो समुद्री मार्ग थे। मतलब कि पश्चिमी देशों के साथ भारत का जो व्यापार होता था, इस व्यापार के लिए दो मार्ग थे यानी कि रास्ते थे। पहला था फारस की खाड़ी वाला रास्ता और दूसरा था लाल सागर वाला रास्ता। तो जो ज्यादातर व्यापार होता था वो लाल सागर वाले रास्ते से ना होकर फारस की खाड़ी वाले रास्ते से होता था। क्यों होता था, कोई बता सकता है रीजन? कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। क्योंकि जो लाल सागर वाला रास्ता था ये काफी दुष्कर था। दुष्कर का मतलब क्या होता है? तो दुष्कर का मतलब है कि काफी कठिन रास्ता था। इस रास्ते में दो कठिनाई थी। कौन कौन सी थी? पहली कठिनाई थी कि जो लाल सागर वाला रास्ता था वहां पर बहुत कोहरा पड़ता था, मतलब कि बहुत धुंध जैसा महसूस होता था। आप देख रहे होंगे जैसा कि। और जो दूसरा कारण था वो था कि इस मार्ग में बहुत सी चट्टानें थीं, इसीलिए जो ज़्यादातर व्यापार होता था वो फारस की खाड़ी से होता था और एशिया से यूरोप में जाने वाली वस्तुएं अनेक राज्यों और मार्गों से होकर गुजरती थीं और हर राज्य को चुंगी कर देना पड़ता था। चुंगी कर क्या होता है आप जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं। चुंगी कर मतलब कि टैक्स होता है। जैसे कि जो भी वस्तुएं एशिया मतलब कि भारत से होकर जाती थी वो रास्ते में बहुत से देश पड़ते थे, तो हर देश को टैक्स देना पड़ता था। यानी कि किसी भी वस्तु का, यदि हम उदाहरण की बात करें कि 100 पंखे हैं मान लो, तो उन 100 पंखों को यूरोप तक पहुंचाने से पहले मार्ग में जो भी देश पड़ते थे उन सभी को चुंगी कर देना पड़ता था। इस कारण क्या होता था कि जो भी वस्तुएं भारत से और एशिया से यूरोप को जाती थी वो काफ़ी महंगी हो जाती थी, क्योंकि बीच मार्ग में काफ़ी टैक्स लग जाता था इसीलिए। उसके बाद आगे देखते हैं, यूरोप के व्यापार में इटली के व्यापारियों का एकाधिकार था। इटली के व्यापारियों के कारण ही यूरोप के नवीन राज्य व्यापार से वंचित थे। तो पूरे यूरोप में देखा जाए तो इटली के व्यापारियों का एकाधिकार था, यानी कि केवल इटली के व्यापारी ही पूरे यूरोप में ज्यादातर व्यापार करते थे। वैसे देखा जाए जो अरब व्यापारी थे वे भारत से वस्तुएं खरीदकर यूरोप में जाकर बेच देते थे और यूरोप में देखा जाए तो इटली के जो व्यापारी थे वो पूरे यूरोप में इनका ही एकाधिकार था। तो 1453 ईस्वी में क्या होता है कि तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया की विजय कर ओटोमन साम्राज्य की स्थापना की और फारस की खाड़ी वाले मार्ग पर इनका नियंत्रण स्थापित हो गया और फिर तुर्कों ने इस क्षेत्र से होने वाले यूरोपीय व्यापार में दिक्कत पैदा करने लगे। तो ऑटोवन साम्राज्य को हम तुर्की साम्राज्य के नाम से भी जान सकते हैं। जिसके बाद क्या हुआ कि जो फारस की खाड़ी वाला मार्ग था यहाँ पर ऑटोमन साम्राज्य का कंट्रोल हो गया और जब ऑटोमन साम्राज्य का फारस की खाड़ी वाले मार्ग पर कंट्रोल हो गया तो क्या होता है कि अब यूरोपीय व्यापारियों के लिए भारत से व्यापार करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि जो अरब देश वाले थे ये भारत से सामान खरीद कर यूरोप में बेच देते थे, पर ऑटोमन साम्राज्य के बाद यूरोपीय व्यापारी भारत से व्यापार नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद क्या हुआ कि जो यूरोपीय देश थे ये भारत से व्यापार करने के लिए भारत को ढूंढने निकल गए। इसी क्रम में आप देखेंगे कि अलग अलग यूरोपियन कंपनियां भारत आती हैं। तो सबसे पहले भौगोलिक खोजों एवं व्यापारिक मार्गों के आविष्कार में पुर्तगाल सबसे पहले आगे था। आप देखेंगे कि सबसे पहले कौन से यूरोपीय भारत आए थे, तो पुर्तगाली ही थे जो सबसे पहले भारत आए थे। यहाँ का शासक प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने इस कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने इस कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो 1486 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक जिसका क्या नाम था, बार्थ लोग्युडेज, इसने अफ्रीका में स्थित उत्माशा द्वीप, जैसे हम केप ऑफ गुड होप भी कहते हैं, इसकी खोज की थी। तो जैसे अफ्रीका देश है उसके सबसे दक्षिण में कौन सा देश है, तो साउथ अफ्रीका है। तो साउथ अफ्रीका के दक्षिण में है एक द्वीप जिसका नाम क्या है, केप ऑफ गुड होप। तो इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी पुर्तगाली नाविक जिसका क्या नाम था, बार्थ लोम्यूडेज। उसके बाद क्या होता है, 1492 ईस्वी में स्पेन की सहायता से कोलंबस नाम का एक नाविक था जो कि भारत की खोज करने के लिए निकल पड़ता है
और ये महाशय जी कहते हैं, मैंने किसे महाशय कहा है, तो कोलंबस को ही कहा है। तो क्या कहते हैं कि जो भारत है वो पूर्व में ही नहीं बल्कि पश्चिम दिशा की ओर है। तो ये अब पश्चिम दिशा की ओर निकल पड़ते हैं और अटलांटिक महासागर से होते हुए ये अमेरिका पहुंच जाते हैं। और अमेरिका पहुंच जाने के बाद ये कहते हैं कि मैंने भारत को ढूंढ लिया, मगर ये भारत नहीं बल्कि अमेरिका में पहुंच जाते हैं। उसके बाद आखिरकार 1498 ईस्वी में एक पुर्तगाली जिसका नाम था वास्को डी गामा, ये उत्तमाशा द्वीप से होते हुए भारत पहुंच जाता है। तो सबसे पहले कौन सा यूरोपी भारत आया था, तो वास्को डी गामा था जो सबसे पहले भारत आया था। कब आया था, तो 1498 ईस्वी में आया था। इसी ने सबसे पहले भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। आपने कई जगह पढ़ा भी होगा कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने ही की थी, तो ये गलत है। भारत की खोज वास्को डी गामा ने नहीं की थी, बल्कि भारत के समुद्री मार्गों की खोज वास्को डी गामा ने की थी। किसने की थी, वास्को डी गामा ने। क्या की थी, समुद्री मार्गों की खोज की थी। और कब की थी, तो 1498 ईस्वी में की थी। ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। कौन कौन से हैं दोनों पॉइंट, पहला तो ये कि वास्को डी गामा ने भारत की नहीं बल्कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज की, और दूसरा 1492 वाला जिसमें कोलंबस ने भारत को समझकर अमेरिका की खोज की। इसके बाद हम देखते हैं आगे यूरोपियन कंपनियों के स्थापना वर्ष, और उसके बाद देखेंगे हम यूरोपियों का भारत में आगमन का क्रम। ये दोनों अलग अलग हैं। आपने देखा होगा कि किताबों में और या फिर आपने यूट्यूब की कुछ वीडियोस में ऐसा देखा होगा कहीं कहीं कि इन दोनों का क्रम सेम दिया होता है। किसका, स्थापना वर्ष का और भारत में आगमन का। तो हम ध्यान से देखते हैं कि जो भी यूरोपियन कंपनियां हैं भारत में आई थी उनकी स्थापना वर्ष का क्रम अलग है, और भारत में वो कब आए थे उसका क्रम अलग है। तो ये दोनों क्रम अलग अलग हैं। तो इन यूरोपियन कंपनी की जो स्थापना हुई थी यूरोप में, वो अपने ही देश में हुई थी, मगर ये बाद में भारत में आए थे। तो सबसे पहले इन कंपनियों की स्थापना वर्ष को देख लेते हैं। तो सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1498 ईस्वी में। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1600 ईस्वी में हुई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1600 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद हम देखते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1602 ईस्वी में हुई थी। डच के बाद आता है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1616 ईस्वी में हुई थी। डेनिश के बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 ईस्वी में, और फ्रांसीसी के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1731 ईस्वी में। तो ये यूरोपियन कंपनियों का स्थापना का क्रम है, आपको याद होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं इन सभी कंपनियों का भारत में आगमन का क्रम, यानी कि कौन सी कंपनी भारत में पहले आई थी और उसके बाद कौन सी कंपनी आई थी। तो सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी भारत में आई थी 1498 ईस्वी में। इसकी स्थापना भी 1498 ही ईस्वी में हुई थी, और ये भारत में भी 1498 ईस्वी में ही आई थी। और जब इस कंपनी की स्थापना हुई थी तब इस कंपनी का क्या नाम था, तो एस्तादो दा इंडिया कंपनी था इस कंपनी का नाम। किसका, पुर्तगाली कंपनी का नाम। तो पुर्तगाली कंपनी के बाद डच कंपनी भारत आई थी। ये जरूर याद रखना है दोस्तों। वैसे देखा जाए स्थापना में तो पुर्तगाली कंपनी के बाद अंग्रेजी कंपनी की स्थापना हुई थी, और अंग्रेजी के बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। पर भारत में आगमन का क्रम देखा जाए तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली के बाद डच आए थे, डच के बाद अंग्रेज आए थे, और आगमन के क्रम में आए थे। ये क्या है, आगमन के क्रम में डच अंग्रेजों से पहले आए थे। तो डच कंपनी 1605 ईस्वी में भारत आई थी, और जब इसकी स्थापना हुई थी तब इनका नाम था विरंगदे ओस्ट इंडीसे। तो डच के बाद अंग्रेज ही भारत आए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 ईस्वी में भारत आई थी। ये आप याद रखिएगा, इंपोर्टेंट। इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में थी, मगर ये भारत में 1608 ईस्वी में आए थे। मगर जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब इसका नाम क्या था, तो उस समय इसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। ये था उस समय इस कंपनी का नाम। पर बाद में जब ये भारत में आई तब इसका नाम पड़ गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये 1608 ईस्वी में भारत आई थी। तो अब आगे आते हैं डेनिश, जो कि 1616 ईस्वी में आए थे। कहाँ आए थे, भारत में। तो उस समय इसका क्या नाम था, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद 1667 ईस्वी में
भारत में फ्रांसीसी कंपनी आई थी, उस समय इस कंपनी का नाम था कंपनी द इंड ओरिएंटल। ब्रिटिश के बाद भारत में जो कंपनियां आई उनका स्थापना क्रम भी सेम है और भारत में आगमन का क्रम भी सेम है। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे भारत में और स्थापना में भी देखें तो पुर्तगाली की स्थापना सबसे पहले हुई थी, ये आप सब जानते ही होंगे। तो पुर्तगाली के बाद अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। मगर भारत में आगमन के क्रम में देखें तो डच पहले आ गए थे अंग्रेजों से, डच के बाद आए थे अंग्रेज। बाकी का क्रम तो सेम है, यानी कि चौथे नंबर पर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और भारत में भी चौथे नंबर पर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, यानी कि ये आए थे उस टाइम। डेनिश के बाद फ्रांसीसी आए थे और फ्रांसीसी के बाद स्वीडिश आए थे, यानी कि बाकी का क्रम सेम है मगर जो दूसरा और तीसरा क्रम है कौन कौन से वो इंटरचेंज है, यानी कि डच पहले आए थे और अंग्रेज बाद में आए थे। मैं आशा करता हूँ कि आप यहाँ तक सब समझ चुके होंगे और आपको बोर भी नहीं हुआ होगा। इसके बाद अब हम आगे एक एक करके सभी कंपनियों का आगमन देखेंगे। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है और आगे की वीडियो मैं तभी बनाऊंगा जब आप मेरे पास एक सुंदर सा कमेंट करोगे कि हाँ, हमें एक एक करके सभी कंपनियों का भारत में आगमन कैसे हुआ ये डिटेल से पढ़ना है। इसी के बाद मैं नई वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स में शेयर वीडियो को जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।